बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुमने बताया नहीं बेड़ियों के इस बाट में जाने को तैयार हो या नहीं? इसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। अपनी खिदमत का क्या मुआवजा लोगे? मैंने पूछा। कुछ नहीं। क्या? मैं उछल पड़ा। बगैर किसी लालच के तुम अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हो? हर काम में किसी का कोई न कोई मुफाद जरूर होता है, नारायण ने जवाब दिया। जंगल में जाना मेरी भी जरूरत है, मुझे तो हर सूरत में जाना ही है। सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता। वैसे मैं जानता हूं कि तुम अपनी हिफाजत बेहतर तौर पर कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर कोई गन वगैरह है तो ठीक है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दे सकता हूँ। रशियन एकदम फर्स्ट क्लास और कीमत भी बहुत कम। ओह, मैंने चौंकते हुए कहा। तो तुम्हारा असल धंधा ये है? मैं तुम्हें गन खरीदने पर मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, मुझसे ले लेना चाहते हो तो वापस आकर लौटा देना, तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। मेरे जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण बलवंत सिंह का आदमी हो और मुझे फंसाकर जंगल में ले जाना चाहता हो? खूंखार दरिंदों से ज्यादा खूनी डाकुओं के चुंगल में फंस कर जिंदा लौट आना दीवाने का ख्वाब ही कहा जा सकता है। कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि बलवंत सिंह ने हमें इस शहर में देख लिया हो और कहीं छुप कर बैठ गया हो और इत्तेफाक से इस दौरान में ये वाकया पेश आ गया और बलवंत सिंह के अय्यार दिमाग ने ये साजिश तैयार कर ली। इसके साथ दारा भी तो था, वो इससे ज्यादा अय्यार था। वो गंगोली चौधरी जैसे खतरनाक डाकुओं के चुंगल में फंसा कर मुझसे हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते थे। तुम्हें हमसे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैंने पूछा। हमदर्दी तुमसे नहीं, इस लौंडिया से है, नारायण ने जवाब दिया। मैंने इस छोकरी को देखा था, वो अप्सरा से ज्यादा हसीन और फूलों से ज्यादा नाजुक है। वो राक्षस इसे चीर फाड़ कर रख देगा। वो बेड़िया है, बेड़िया। ओह, मैंने इसकी तरफ देखा। तो तुम सिर्फ इसीलिए हमारी हमदर्दी करना चाहते हो? हाँ, यही समझ लो, नारायण ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बाज चीजें ऐसी होती हैं जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम जानते हैं कि इन्हें हासिल नहीं कर सकते, मगर इनकी हिफाजत तो कर सकते हैं। इन्हें गलत हाथों से बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। मैं अजीब सी नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। देखने में वो भी वैशी ही लगता था, लेकिन इसकी जमालियाती हिस्स इसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल था जो बिमला के हुस्न को देखकर मचल उठा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो इसे हासिल नहीं कर सकता, और वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बिमला गंगोली जैसे वहशी दरिंदे के कब्जे में रहे, और इसीलिए वो हमारी मदद करने को तैयार हो गया था और मुझे जंगल में चलने की तरगीब दे रहा था। गन कितने की है? मैंने पूछा। सिर्फ 1500 रुपए, नारायण ने जवाब दिया। 10,000 का माल है जो सिर्फ 1500 में दूंगा, और रकम अभी देनी होगी। ठीक है, मैंने ये कहते हुए गर्दन घुमाकर ठाकर की तरफ देखा। वो हमसे तकरीबन 30 गज दूर पुलिस इंस्पेक्टर के पास खड़ा बातें कर रहा था। मैंने नारायण की आड़ लेकर पतलून की जेब से नोट निकाले और 1500 रुपए इसके हाथ में थमाते हुए पूछा, प्रोग्राम क्या है? सुबह 5 बजे इस तरफ आ जाना जहाँ महकमा जंगलात का बोर्ड लगा हुआ है। इसने आंख से बाएं तरफ इशारा किया। वक्त का ध्यान रखना, हम ठीक 5 बजे अंदर चले जाएंगे। गन भी तुम्हें सुबह मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे पहुँच जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। नारायण के जाने के बाद भी मैं रेलिंग से टेक लगाए खड़ा जंगल की तरफ देखता रहा और फिर फायरिंग की आवाज सुनकर उछल पड़ा। फायरिंग की ये आवाजें जंगल में बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। ये आवाजें दूसरों ने भी सुनी थी और वो सब जंगल की तरफ देख रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक सुनाई देने वाली फायरिंग की आवाजें बतदरीज दूर होती चली गई थी और फिर खामोशी छा गई। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ ठाकर के करीब आ गया और हम इस फायरिंग के बारे में तबादला ख्याल करने लगे। साफ जाहिर था कि पुलिस और डाकुओं में मुठभेड़ हो गई थी। हमें तशवीश इस बात की थी कि बिमला फायरिंग की जद में ना आ गई हो। मेरा ख्याल था कि पहली पार्टी की मदद के लिए कोई और पुलिस पार्टी भेजी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मजीद कमक नहीं भेजी गई। 5 बजे के करीब सुबह जंगल में जाने वाली पुलिस पार्टी वापस आ गई। नारायण ने यह कहना 100% दुरुस्त साबित हुआ था कि पुलिस वाले पिट कर वापस आएंगे। 10 आदमियों में से 3 आदमी जख्मी थे। उन्होंने एक की लाश शाखों से बने हुए स्ट्रेचर पर उठा रखी थी और बाकियों के चेहरों पर बेपनाह दहशत थी। इस दिन की कार्रवाई भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। पुलिस ने जंगल का मुहासरा उठा लिया। 2-3 कांस्टेबलों को रेस्टोरेंट के पास छोड़ दिया गया और पुलिस ने वहां अपना कैंप खत्म कर दिया और इस तरह ये ड्रामा खत्म हो गया। ये ड्रामा दूसरों के लिए खत्म हुआ था, हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये खेल अब शुरू हुआ था, सिर्फ मेरे लिए। नारायण ने मुझे बेड़ियों के इस बाट में जाने के लिए उकसाया था और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब तक
तक मैंने लोगों से गंगोली चौधरी के बारे में जो कुछ सुना था, इसके मुताबिक चौधरी इंसान नहीं दरिंदा था। इसका दूसरा नाम मौत था। तवील अरसे से इसने इस खित्ते में दहशत फैला रखी थी। वो जिस तरफ निकल जाता इस तरफ मौत के बादल छा जाते। आम लोग तो इसके नाम ही से थर थर कांपते थे। पुलिस भी इससे खौफजदा थी और इसकी एक मिसाल तो आज मैंने देख ही ली थी। मैंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया था और गालबन इसके पीछे बिमला से लगाव का जज्बा शामिल था। अगर बिमला डाकुओं के कब्जे में ना होती तो मैं इस मामले में टांग ना अड़ाता, मगर वो बिमला ही थी जिसे देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा था और मैं इसे हर कीमत पर गंगोली चौधरी से बचाना चाहता था और इस कोशिश में मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। हम वहाँ से सीधे अपने हट वापस आए थे। जानकी और रूपमती के सामने वाला लान में बैठी हुई थी। हमने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो इन दोनों के चेहरों पर तशवीश गहरी हो गई। अब क्या होगा? जानकी ने पूछा। इंस्पेक्टर विनोद पांडे का कहना है कि 1-2 दिन में कोई नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी और इसके बाद भरपूर तरीके से कदम उठाया जाएगा, ठाकर ने जवाब दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि 3 दिन से पहले ये कुछ करेंगे। 3 दिन क्यों? जानकी ने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। अरे भाई, सीधी सी बात है। ठाकर से पहले मैं बोल पड़ा। 3 दिन तक तो ये पुलिस वाले अपने इस साथी का शोक मनाएंगे जो किसी डाकू की गोली खाकर शहीद हुआ है, और जो साथी लूले लंगड़े बनकर वापस आए हैं इनको बहादुरी के एजाजात दिए जाएंगे। इनके लिए शानदार तकरीब मुनक्कद होगी और मेरा ख्याल है कि इस तरह पुलिस किसी और तरफ ध्यान नहीं देगी। हाँ, ये बात तो है। इन सरकारी बदमाशों को बहादुरी के आजाद मिलने ही चाहिए, रूपमती ने कहा। पुलिस वालों के लिए सरकारी बदमाश के खिताब पर मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। ठाकर के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। बातों के दौरान में जानकी को ये ख्याल आ ही गया कि मैं और ठाकर बहुत थके हुए थे और ये थकन चाय या काफी से ही दूर हो सकती थी। वो हमें बातें करते छोड़कर हाट के अंदर चली गई और 15-20 मिनट बाद चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद हम अस्पताल के लिए रवाना हो गए। हाट के मुलाजिम शंकर और भगत के बेड एक ही बड़े कमरे में लगवा दिए गए थे और एक नर्स इन तीनों की देखभाल पर मामूर कर दी गई थी। भगत और हाट के मुलाजिम की हालत कदरे बेहतर थी, मगर शंकर की हालत बदस्तूर तशवीशनाक थी। इसके सीने में गोली लगी थी और इसे संभलने में अच्छा खासा वक्त लगता। मैं भगत के पास बैठा गंगोली चौधरी और इसके गिरोह के बारे में कुरीद कर पूछ रहा था। भगत के कहने के मुताबिक इस गिरोह में 9 अफराद थे, जिनमें एक औरत भी थी। इस औरत की उम्र 30 के लगभग थी। वो गिरोह के लिए खाना वगैरह तैयार करती और चौधरी का दिल बहलाती। भगत ने इन डाकुओं के जो हुलिये बताए थे, इनसे अंदाजा होता था कि वो इंसान नहीं जानवर हैं। हम 10 बजे के करीब हाट में वापस आ गए। मैंने किसी को भी नारायण के मंसूबे के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कम से कम जानकी को आगाह कर देना चाहिए ताकि मेरी अचानक गुमशुदगी पर ये लोग परेशान न हो। मैं ये भी समझता था कि जानकी मेरे बाद की सूरत हाल को संभाल लेगी। मेरी तरह ठाकर भी बहुत थका हुआ था। 12 बजे के करीब वो अपने कमरे में जाकर सो गया। इसके आधे घंटे बाद रूपमती भी अपने कमरे में चली गई। जानकी ने भी इसके साथ ही उठना चाहा था, मगर मैंने आंख के इशारे से इसे रोक लिया। कोई खास बात? थोड़ी देर बाद जानकी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। हो सकता है तुम मुझसे इत्तेफाक न करो, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? जानकी की आंखों में उलझन तैर गई। मैं चंद लम्हे खामोश रहा और फिर जानकी को अपने प्रोग्राम से आगाह करने लगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानकी उछल पड़ी। वो इंसान नहीं दरिंदे हैं। 4-5 दिन के अंदर अंदर वो कई लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार चुके हैं। इन्हें तो इस मासूम औरत पर भी रहम नहीं आया जिसकी कोख में एक नई जिंदगी जन्म ले रही थी। इन लोग पुलिस वालों का हशर भी तुमने देख चुके हो जो इनके ताक़ब में गए थे, और तुम बड़े सूरमा हो। अकेले इनके मुकाबले पर जाना चाहते हो। अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ेगा? तुम खुदकशी करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन वो बिमला इस वहशी के कब्जे में है। मैंने कहा। बिमला हमारी सगी तो नहीं जिसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? जानकी ने तड़ से जवाब दिया। और शायद तुम बोल रहे हो कि वो इस बिमला ही का बाप था जिसने पूरे शहर को तुम्हारी जान का दुश्मन बना दिया था और लोग तुम्हें कत्ल करने के लिए ढूंढते फिर रहे थे। मेरी सगी तो तुम भी नहीं हो जानकी, मैंने तप कर जवाब दिया। लेकिन क्या किसी ऐसी सूरत हाल में मैं तुम्हें तनहा छोड़ सकता हूँ? तुम्हें कोई मामूली सी तकलीफ भी हो तो मैं तड़प उठता हूँ। तुम्हारे बगैर तो मुझे एक लम्हे को भी चैन नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए तो मैं आग के दरिया में भी छलांग लगा सकता हूँ। ये अल्फाज खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल रहे थे। मेरे अल्फाज के शुरू से जानकी की त्योरी पर बल पड़ गए, लेकिन इसके बाद मैंने जो कुछ कहा इससे मेरे पहले और कदरे सख्त जुमले का तासर जाहिर
घायल हो गया और जानकी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई, चेहरे पर सुर्खी फैल गई। सच सच कह रहे हो तुम? जानकी बोली तो इसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। तुम्हारी जुबान से पहली मर्तबा ऐसी बातें सुन रही हूँ। मैं तो यही समझती रही थी कि तुम वो पत्थर हो जिसमें जोंक नहीं लग सकती, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे मन की बात जानकर आज मुझे इस कदर खुशी हो रही है जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। और फिर वो अपनी जगह से उठकर मेरे सोफे पर आ गई और मुझसे लिपट कर वालहाना अंदाज में प्यार करने लगी। मेरी पेशानी, गाल, होंठ वो चटाचट बोसे शब्द किए जा रही थी। बस बस अब ज्यादा मत फैलो। मैंने इसे बाहों से पकड़कर अपने से अलग कर दिया। वो मेरे चेहरे को देख रही थी, इसकी आंखों में सुर्खी भर गई थी। वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। जानकी, मैंने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हमारा साथ बहुत पुराना है। तुमने मेरी खातर अपना सब कुछ लुटा दिया, जीवन बर्बाद कर लिया। मेरे साथ दर दर की ठोकरें खा रही हो, कदम कदम पर मौत से आंख मचोली खेल रही हो। क्या मैं ये सारी बातें नजरअंदाज कर सकता हूँ? ताई के बाद अगर तुम ना होती तो मैं कब का मिट चुका होता। मैं तुम्हारे सहारे ही तो जी रहा हूँ। क्या मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर कर सकता हूँ? बोलो, मेरे बात का जवाब दो। तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, जानकी ने जवाब दिया। बिमला मासूम और बेगुनाह है। मैंने कहा, बाप के गुनाहों की सजा इसे क्यों मिले? और क्या तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है? क्या तुम ये गवारा कर लोगी कि इसे इन वैश्यों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? वो तो सबसे ज्यादा तुम ही से मानूस हो गई थी, हर वक्त तुम्हारे ही साथ चिपकी रहती थी। क्या इसे बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए? नहीं, इसके लिए मेरा दिल भी खोल रहा है। जानकी सीधी होकर बैठ गई। लेकिन इन डाकुओं के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर सकी। तुम अकेले क्या करोगे? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, ये खतरनाक जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ है। इसमें खूंखार दरिंदे भी हैं। और फिर तुम इन डाकुओं को कहाँ तलाश करोगे? नारायण इनके ठिकाने से वाकिफ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। मैंने जवाब दिया। नारायण कौन? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। वही आदमी जो मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि वो गंगोली चौधरी का इन्फॉर्मर है। जितने रोज ये हंगामा जारी रहा, इसे मैंने जंगल किनारे कैंप के आसपास मंडलाते हुए ही देखा। हो सकता है इसका साथ भी सिफारिश बनकर काम आ जाए। ये ख्याल जहन से निकाल दो। जानकी ने कहा, इन चंद दिनों के दौरान हम सब ने गंगोली चौधरी के बारे में बहुत कुछ सुना। वो बहुत खुदसर है। इसने कभी अपने आदमियों की बात भी नहीं मानी। जो चाहता है करता है और इसे अपने इरादे पर अमल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसकी जिद का मुजाहरा तुम खुद भी देख चुके हो। मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा, मगर मुझे एक कोशिश कर लेने दो। मैंने कहा, अगर मैं भी दूसरों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो मेरा ज़मीर जिंदगी भर मुझे कुचोके लगाता रहेगा। ठीक है, जानकी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे मैं अंगारों पर लौटती रहूंगी। शांत रहो। मैंने इसका कंधा थपथपाया। मैं इंशाअल्लाह जरूर वापस आऊंगा। और फिर रात का बाकी हिस्सा बातें करते हुए ही गुजरा। जानकी मेरे घुटने पर सर रखे लेटी रही और मैंने इसे हटाने की कोशिश नहीं की। मुझे सुबह 5 बजे जंगल के किनारे मुकर्ररा जगह पर पहुंचना था। मैंने जानकी को सब कुछ समझा दिया था। 4:30 बजे मैं बड़ी आहिस्तगी से हट का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जानकी भी मेरे साथ ही बाहर आई थी। हट के सामने लान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर मैं रुक गया। जानकी मेरे सामने खड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखती रही। फिर इसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। इस वक्त मैंने कोई मुजाहमत नहीं की। मैं जिस महम पर जा रहा था इसमें जिंदा वापस आने का इम्कान 1% से भी कम था और मैं इन आखिरी लम्हों में जानकी को मायूस नहीं करना चाहता था। जब मैं रुखसत हुआ तो जानकी की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। वो इस वक्त तक वहाँ खड़ी रही जब तक मैं सड़क का मोड़ घूमकर इसकी निगाहों से ओझल नहीं हो गया। अभी 5 नहीं बजे थे, बहुत सवेरा था। फिजा में हल्की सी खुनकी थी और मुलगजा सा उजाला था। सड़क सुनसान थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ जंगल की तरफ चलता रहा। मुकर्ररा जगह तक पहुंचने में मुझे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इस जगह एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में सियाहों को दरिंदों के खतरे से आगाह करते हुए और भी बहुत सी हदायत लिखी हुई थी। इस बोर्ड के करीब ही झाड़ियों में एक तंग सी पगडंडी जंगल के अंदर की तरफ चली गई थी। मैं बोर्ड के करीब खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, मगर नारायण मुझे नजर नहीं आया। और फिर बाएं तरफ से 2 पुलिस वालों को आते देखकर मैं जल्दी से झाड़ियों में छुप गया। वो पुलिस वाले मुझसे तकरीबन 10 गज की दूरी से आगे निकल गए। मैं झाड़ियों से सर निकाले इधर उधर देखता रहा और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद मुझे नारायण की सरगोशियाना आवाज सुनाई दी। गुज़श्ता रोज बातों में मैंने इसे अपना नाम
हिम्मत सिंह बताया था और वो इसी नाम से मुझे पुकार रहा था। नारायण मुझसे तकरीबन 15 गज के फासले पर झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं उठकर झाड़ियों की आड़ लेता हुआ इसके करीब पहुंच गया। ये साले हरामी जंगल के साथ साथ गश्त कर रहे हैं। इसका इशारा पुलिस वालों की तरफ था। पता नहीं वो जंगल की हिफाजत कर रहे हैं या डाकुओं को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं या इस शहर को किसी आफत से बचाना चाहते हैं। बहरहाल अपनी इमानत संभालो। इसने एक रिवाल्वर जेब से निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रिवाल्वर खोलकर देखा, वो 11 चैम्बर्स का रिवाल्वर था और तमाम चैम्बर भरे हुए थे। मेरे पास पतलून के पांचे के अंदर पिंडली पर अपना खंजर भी चमड़े के फीते में बंधा हुआ था, लेकिन रिवाल्वर दूर की लड़ाई में बहुत मौसर साबित हो सकता था। इस वक्त दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था। नारायण के करीब जमीन पर एक शोल्डर बैग भी रखा हुआ था जिस पर एयर इंडिया के अल्फाज छपे हुए थे। ये बैग ना छोटा था ना ज्यादा बड़ा, दरमियाने साइज का था और फूला हुआ था। इसने बैग उठाकर कंधे पर लटका लिया। चले, इसने मेरी तरफ देखा। चलो मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहा था। नारायण ने ऊपर उठकर इधर उधर देखा और फिर मुझे इशारा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया और फिर हम दोनों ने झाड़ियों से निकलकर पगडंडी की तरफ दौड़ लगा दी। वो दोनों पुलिस वाले वापस आ रहे थे। वो अगरचे हमसे काफी दूर थे मगर उन्होंने हमें देख लिया। फिर तो उन्होंने कौन है रुक जाओ का शोर मचाया और फिर फायर खोल दिया। फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी, लेकिन हम दोनों गुंजान दरख्तों में पगडंडी पर दौड़ते रहे। हमारे पीछे फायरिंग की आवाजें गूंजती रहीं और हम दरख्तों की आड़ लेते हुए झाड़ियों में दौड़ते रहे। मेरा ख्याल था कि पुलिस वाले हमारे पीछे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 1 मील तक दौड़ते रहने के बाद हम एक छोटी सी नदी के करीब रुक गए। नदी 3 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी, पानी गदला सा था। नारायण नदी के किनारे पर बैठकर हाँफने लगा। इसके मुंह से कफ बह रहा था और वो बार बार कुर्ते की आस्तीन से होंठ पूछ रहा था। मैं एक दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ अपने बेरब्त तनफस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैं जब थाईलैंड में था तो मीलों दूर तक दौड़ लगाया करता था, एक्सरसाइज किया करता था और योगा की मशक भी बाकायदगी से होती थी। इन दिनों मेरे अंदर गैंडे जैसी ताकत और चीते की सी फुर्ती थी, लेकिन जब से हिंदुस्तान आया था जिस्म को चाको चौबंद रखने के वाले सारे काम मुझसे छूट गए थे और मैं काहिल और सुस्त हो गया था। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 मील दौड़ने से मेरा सांस फूल गया था। मैंने कई मरतबा सोचा था कि दोबारा एक्सरसाइज शुरू करूं, मगर छोटी छोटी उलझनों की वजह से मैं अपने इरादे पर अब तक अमल नहीं कर सका था। नारायण ने शोल्डर बैग एक तरफ रखकर ऐनक उतार कर इसके ऊपर रखी और नदी के किनारे पर बैठकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद हम आगे चल पड़े। नारायण ने बैग कंधे पर लटका रखा था और दूसरे हाथ से इसे नीचे से भी सहारा दिए हुए था। वो हर थोड़ी देर बाद बैग को एक कंधे से उतार कर दूसरे कंधे पर लटका लेता, जिससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो बैग खासा वजनी था। 1-2 मरतबा मैंने इससे कहा भी था कि वो बैग थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, लेकिन इसने हर मरतबा टाल दिया था। हम जंगल में तकरीबन 3 मील अंदर आ चुके थे। सूरज अगरचे खासी बुलंदी पर आ चुका था मगर दरख्त इतने गुंजान थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। दरख्तों के नीचे झाड़ियां भी बेहद गुंजान और बाज जगहों पर हमारे कद से भी ऊंची थी। बाज पौधों के पत्ते बालिशत भर चौड़े और 2-2 फुट लंबे थे, जिनमें कोई छुप जाए तो तलाश करना मुश्किल हो जाए। इन गुंजान दरख्तों, बड़े बड़े पत्तों वाले पौधों और झाड़ियों की वजह से अच्छा खासा हबस हो रहा था। मेरी शर्ट पसीने में भीगकर बदन से चिपक गई थी और गर्दन पर केंचुओं की तरह बहने वाले पसीने की धारों से शदीद उलझन हो रही थी। इस घुटन और हबस की वजह से प्यास भी बढ़ती जा रही थी। हल्क खुश्क हो गया और जुबान सूख कर कांटे की तरह तालू में चुभने लगी। मैं चलते हुए इधर उधर देख रहा था कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, कोई नदी नाला या कोई जोहड़, लेकिन कहीं पानी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। नारायण, कहीं पानी नहीं मिलेगा? बिल आखिर मैंने नारायण से पूछ ही लिया। आधा मील आगे एक साफ पानी की नदी है। नारायण ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ हम पानी भी पियेंगे और कुछ देर आराम भी करेंगे। लगता है तुम पहले भी इस जंगल में आते रहे हो। मैंने कहा, सुना है इस जंगल में चीते और रीछ वगैरह भी हैं, लेकिन अभी तक तो खरगोशों और लोमड़ियों के सिवा कोई खतरनाक जानवर नजर नहीं आया। जिस नदी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ तक का इलाका बड़ी हद तक महफूज है। नारायण ने जवाब दिया। इससे आगे दरिंदों से सामना होने का अंदेशा है। यहाँ चीते भी हैं, सांबर भी और शेर भी, लेकिन किसी दरिंदे के मुंह को अभी तक इंसानी खून नहीं लगा। यहाँ लातादाद ऐसे जानवर हैं जो बड़ी आसानी से इन दरिंदों का शिकार बन जाते हैं। कई साल पहले एक
कि शेर के मुंह को इंसानी खून का मजा लग गया था। 2 महीने के अंदर इसने 3 इंसानों को शिकार कर लिया था। सरकार के भेजे हुए दर्जन भर शिकारियों ने कई दिन की कोशिश के बाद इसे घेर कर मार डाला। इसके बाद आदमखोरी का कोई वाकया पेश नहीं आया। इसके बरअक्स शिकारी यहाँ एक आकर दरिंदों के शिकार से अपना शौक पूरा करते रहते हैं, जिस वजह से इस जंगल में खूंखार दरिंदों की तादाद कम होती जा रही है। यहाँ 2-3 बस्तियां भी तो हैं। मैंने कहा, क्या इन लोगों को इस खौफनाक जंगल में रहते हुए डर नहीं लगता? ये पेट बहुत पापी है हिम्मत सिंह, इसने एक हाथ पेट पर मारते हुए जवाब दिया। पेट का जहन्नम भरने के लिए इंसान को पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। यहाँ जंगल में नारियल और केले के अलावा बहुत से फलदार दरख्त हैं। इन बस्तियों के रहने वाले यही फल तोड़कर शहर में फरोख्त कर देते हैं। इनकी जिंदगियों को खतरा तो हर वक्त लाहक रहता है, पर पेट भरने के लिए ऐसे खतरात तो मोल लेने ही पड़ते हैं। अभी तक तो हमें कोई बस्ती दिखाई नहीं दी। मैंने कहा, मैं तुम्हें इन बस्तियों से बचा कर ले जा रहा हूँ। नारायण ने जवाब दिया, इन बस्तियों में रहने वाले साले बहुत हरामी हैं। किसी ने हमें देख लिया तो हमारी खबर हमसे पहले गंगोली चौधरी तक पहुँच जाएगी और वो हमें रास्ते ही में घेर लेंगे। हम बातें करते हुए चलते जा रहे थे। मैंने एहतियात से रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था, किसी भी वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती थी। नारायण ने बताया था कि वो नदी तकरीबन निसफ मील के फासले पर है, लेकिन हम तकरीबन 1.5 घंटे बाद वहां पहुंच सके थे। शुरू में 1-1.5 मील तक तो जंगल मैदानी खित्ते की तरह था, लेकिन इसके बाद पथरीला इलाका शुरू हो गया था और मुसलसल बुलंदी की तरफ चलते रहे थे। ये नदी भी पत्थरों में ऊपर से नीचे की तरफ बह रही थी। पानी शफाफ था। नारायण ने तो किसी चौपाए की तरह पेट के बल लेटकर मुंह पानी में डाल दिया था, जबकि मैं दोनों हाथों का प्याला बनाकर पानी पीता रहा। पानी पीने के बाद नारायण एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया और बीड़ी सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने लगा। इसके साथ ही इसने अपना पिस्तौल निकालकर करीब ही रख लिया था। इसने मुझे खबरदार कर दिया था कि इस नदी पर दरिंदे वगैरह पानी पीने के लिए आते रहते हैं, इसीलिए हम 10 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रुक ठहरेंगे। मैं नदी पार करके टहलता हुआ कुछ आगे निकल गया। किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिवाल्वर मेरे हाथ में था। आगे 150-200 गज तक जंगल छिद्रा था और इससे आगे छोटी छोटी पहाड़ियों पर दरख्त और झाड़ियां इस कदर गुंजान थी कि पहाड़ियां भी छुप कर रह गई थी। मैं एक तवील चक्कर काटकर दूसरी तरफ से वापस लौटा तो ठिठक कर रुक गया। वो खौफनाक मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। नारायण लेटे लेटे ओंग गया था और इसके पैरों की तरफ भूरे बालों वाला एक रीछ पूरे कद के साथ खड़ा दांत नकोस रहा था। इसके सीने के सफेद बालों से अंग्रेजी का हरफ वी का निशान सा बन रहा था। भूरे बालों वाला रीछ काले रीछ से ज्यादा खतरनाक होता है और वो खतरनाक भूरे बालों वाला रीछ नारायण के पैरों के करीब खड़ा दांत नकोस रहा था। इसकी छोटी छोटी आंखों में बड़ी खौफनाक चमक थी। मैं एक दरख्त की आड़ में खड़ा रीछ को देख रहा था और फिर वो जैसे ही झुका, मैंने रिवाल्वर वाला हाथ आगे बढ़ाकर ट्रैगर दबा दिया। जंगल फायर की आवाज और रीछ की दाढ़ से गूंज उठा। रीछ के बाएं बाजू पर कंधे के करीब लगी थी। नारायण भी गोली की आवाज से हड़बड़ाकर उठ गया। इसने अपने सामने रीछ को देखा तो बदहवासी में लेटे लेटे छलांग लगा दी और नदी में जा गिरा। रीछ दाढ़ता हुआ दोनों हाथों से सीना को भी कर रहा था। वो एक बार फिर नारायण की तरफ लपका। नारायण ने चीखते हुए एक बार फिर छलांग लगाई। इसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। रीछ सीना को भी करता हुआ इसकी तरफ लपका तो मैंने दूसरा फायर कर दिया। इत्तेफाक से ये गोली भी इसके इसी कंधे पर लगी, लेकिन इस बार इसने नारायण पर हमला करने की कोशिश नहीं की। वो मुड़कर लंगड़ाता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।